वेलकम है आपका दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं वैगन की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं वैगन की उन्नत खेती की A to Z इन्फॉर्मेशन संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं वैगन की उन्नत खेती करने के लिए हमको कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और इस वीडियो में बताने वाले हेडलाइंस मुख्य तथ्यों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले खेत कैसे तैयार करें, खाद, मिट्टी, टेम्परेचर, इसके अलावा बताएंगे उन्नत किस्मों के बारे में। इसके अलावा प्लांट कैसे तैयार किए जाते हैं, उन्नत समय के बारे में बताएंगे। प्लांट ट्रांसफ़र करते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आपको जड़ों के पास ड्रिप की सहायता से कौन सी खाद को कौन सी टाइम पर दी जानी चाहिए, कौन से पानी पर आपको कौन सी खाद देनी चाहिए, और ग्रोथ के लिए कौन सी टॉनिक को स्प्रे करना चाहिए। हाइट को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा बैगन में लगने वाले कीट, तना छेदक, फल भेदक और सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमको कौन सी कीटनाशक दवाइयों को कौन सी टाइम पर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, क्यारी या फिर पार से पार की, मेड़ से मेड़ की दूरी डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। वैगन के बीजों का उपचार क्यों करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, और कौन सी फंगीसाइड का हमको स्प्रे करना चाहिए। या फिर सरल शब्दों में कहा जाए कि आपको आज की वीडियो में तोड़ाई से लेके प्लांटेशन से लेके एंडिंग तक की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। यानी पहले पानी में कौन सी खाद दें, दूसरे पानी में, तीसरे पानी में, चौथे पानी में, पांचवें पानी में कौन सी खाद किस टाइम किस समय और कौन सी सावधानी के साथ आपको देनी है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। आप प्लाऊ, दकफिट या फिर कल्टीवेटर को चलवाकर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए आपका खेत एकदम रेडी हो गया। लेकिन आपको खेत को तैयार करते समय एक बात याद रखनी है, जो आपको खाद देनी है वो आपको प्रति एकड़ 2 बोरी, वो भी NP की यानी 12-32-16 को पूरे खेत में बिखेर कर आप रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। अब मैटर नहीं करता है कि आप ड्रिप में कर रहे हैं, ओपन फील्ड कर रहे हैं या फिर सामान्य तरीके से आप बैगन की खेती कर रहे हैं, क्योंकि सभी में सेम प्रोसेस होने वाली है। तो आइए बात करते हैं मिट्टी। बैगन की खेती करने के लिए आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है बैगन की खेती। आइए बात करते हैं टेम्परेचर। बैगन की खेती करने के लिए जो अच्छा तापमान माना गया है वो माना गया है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर तापमान होता है वो बेस्ट माना गया है। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। जो हमने लगा रखी है वो है प्रगति हाइब्रिड F1 ब्रिंजिनल यानी सनग्रो सीड्स। ये 100 ग्राम का जो पैक है लगभग 1150 रुपये के आसपास आ जाता है 100 ग्राम का पैक। लेकिन ये मैटर नहीं करता आपके स्टेट में, आपके शहर में या फिर आपके एरिया में जो जलवायु है, मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो इम्प्रूव वेराइटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप सेलेक्ट करना चाहिए, जो आपके स्टेट में, जो आपके एरिया में बेस्ट हो, जो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन दे, उनका आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उन किस्मों का। आइए बात करते हैं प्लांट या रोपा तैयार करना। आप नर्सरी में पौधे को तैयार कर सकते हैं, जिसमें छोटी छोटी क्यारी बनाकर भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर ट्रे की सहायता से जो प्लास्टिक की ट्रे आती हैं उन पर भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ट्रे में यदि आप तैयार करेंगे तो उसके लिए कोकोपीट खाद की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो जैविक कंपोस्ट या फिर आप पोटास और DAP से भी आप खेत में तैयार कर सकते हैं। मैटर करता है कि आप कैसे तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार। एक बात आपको याद रखनी है कि नर्सरी तैयार करने से पहले बीजों को उपचार आप जरूर कर लें। सीड्स ट्रीटमेंट करने से सभी बीज अंकुरित होते हैं और काफ़ी हेल्दी रहते हैं और एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है, जो 1 से 40 दिन तक हमारे प्लांटेशन रहते हैं तो सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, ताकि हमारे प्लांटेशन में फंगस ना लगे, सभी बीज अंकुरित हों। तो आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। आप मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम से या फिर UPL के साफ से भी बीजों को उपचार कर सकते हैं। बैगन की खेती करने के लिए उन्नत टाइम।
वैगन की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी किसी भी महीने आप बैगन की खेती कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ड्रिप मल्चिंग में करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि खरपतवार भी नहीं उगेंगे और पानी चलाने में भी, खाद देने में भी काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ड्रिप मल्चिंग में मिलता है। लेकिन मैटर नहीं करता है, आप ओपन फील्ड भी कर सकते हैं और 12 महीने आप बैगन की खेती कर सकते हैं। प्रति एकड़ बीज आपको 1 एकड़ में 120 से 130 ग्राम के आसपास बैगन के बीज लग जाते हैं, या फिर सरल शब्दों में कहा जाए कि आपको 1 एकड़ में 15,000 से 17,000 के आसपास प्लांट लग जाते हैं। और प्लांटेशन हमको 3-3 प्लांट्स का ही करना चाहिए। हम लोग तो 3-3 प्लांट का ही प्लांटेशन करते हैं। नर्सरी या फिर पौधा तैयार कैसे किया जाता है? पौधे तैयार करते समय आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए? आपको 4-4 दिन के अंतराल में पानी चलाते रहना चाहिए और फंगस ना आए। जो आप पौधा या रोपा तैयार कर रहे हैं तो उनमें फंगस ना आए, तो उसके लिए रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड को आपको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम स्प्रे करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट ट्रांसफर। आइए बात करते हैं प्लांट ट्रांसफर, यानी हमारा रोपा कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो हमारा वैगन का रोपा 45 से 50 दिन के आसपास हमारा वैगन का रोपा तैयार हो जाता है। वैगन के पौधे नर्सरी से निकालते समय या फिर प्लांट ट्रांसफर करते समय हमको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? वीडियो को आप विस्तार से देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए। तो बैगन के पौधे नर्सरी से निकालते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो एक बात आपको याद रखना है कि जहां नर्सरी है वहां पर पहले पानी चला लीजिए। अगेन जिस खेत पर, जिस फील्ड पर या फिर जिस जगह पर आपको प्लांटेशन करनी है वहां पर भी नमी होना जरूरी है। तो याद रखना है, यदि आपको सुबह से प्लांटेशन करनी है तो एक दिन पहले ही आप वहां पर पानी चला लीजिए, ताकि वहां पर भी जहां आपको प्लांटेशन करना है जड़ों के पास भी नमी होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं पौधे लगाते समय यानी प्लांटेशन करते समय कौन सी खाद को यूज करना चाहिए और कितनी मात्रा में। तो रोपाई में आपको जैग ही रखना है, यानी रोपाई आपको जैग ही करनी है। पौधे लगाते समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए? गड्ढों पर हमको 10 से लेकर 15-15 ग्राम प्रति एक गड्ढे पर डीएपी और पोटास को मिक्स करके देना है, या फिर सरल शब्दों में कहा जाए कि 1 बोरी आपको डीएपी और 1 बोरी आपको पोटास प्रति एकड़ आपको, यानी 50 किलोग्राम आपको डीएपी और 50 किलोग्राम पोटास को मिक्स करके आपको 10 से लेकर 15-15 ग्राम प्रति एक गड्ढे पर देनी है और फिर प्लांटेशन करना है। लेकिन आपको प्लांटेशन 3-3 पौधे का ही करना चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना है और लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस है, दूरी है, आपको 2 फीट ही रखनी है। अब बात करते हैं पौधे प्लांटेशन के बाद सावधानी, यानी प्लांटेशन के बाद आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पौधे लगाने के 2 से 3 घंटे बाद पानी जरूर चलाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लांटेशन के बाद हमारी जो जड़ें हैं प्लांटेशन की, उसके पास पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए और 10 दिनों तक कोई भी कीटनाशक दवाइयों का, कोई भी जहरनाशक का, कोई भी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है। तो कृपया ध्यान दीजिए। अब और भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। पहला पानी तो आपने तभी चला दिया जब आपने प्लांटेशन या रोपाई की थी। सेकंड पानी यानी दूसरा पानी आपको 6 से 7वें दिन पर ही चलाना है, यानी 6 से 7 दिन जब हमारी प्लांटेशन हो जाए तब आपको सेकंड पानी चलाना है। और उस पानी को चलाते समय आपको 1 एकड़ में, जो हम पूरा काउंटडाउन बता रहे हैं ये प्रति एकड़ की दर से ही बता रहे हैं, तो आपको जब सेकंड पानी चलाना 6 या 7वें दिन तो आपको 30 किलोग्राम केवल यूरिया लेना है और आपको प्रति एकड़ 1 एकड़ में 30 किलोग्राम यूरिया देकर पानी चला देना है। अब हमारे पौधे जैसे ही 10 से 12 दिन के आसपास के होते हैं तो फंगस की समस्या आने लगती है। तो उस कंडीशन में, यदि कहने का मतलब ये है कि आपकी फसल 10 से 20 दिन के अंदर की है तो फंगस की समस्या यदि आ रही है तो उसके लिए आप नागार्जुन का इंडेक्स फंगीसाइड आता है, उसको स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही हमको तीसरा पानी, यानी जब हमारी फसल, जब बैगन की क्रॉप 15 दिन की हो जाती है, तब आपको ध्यान से सुनिए कितनी खाद और कौन कौन सी खाद को देनी चाहिए। तीसरे पानी को चलाते समय यानी 15 दिन से 18 दिन के आसपास आपको 1 एकड़ में पानी चलाते समय 35 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया प्लस
2 केजी NPK घुलनशील खाद जो 19-19 होती है, इनको मिक्स करके आपको, यानी घुलनशील खाद को दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जो 19-19 आती है, और 35 किलोग्राम यूरिया को आपको जड़ों के पास देना है। इसको स्प्रे नहीं करना है आपको, इसको आपको जड़ों के पास देना है। लेकिन आपको एक सावधानी रखनी है कि जो जड़ें हैं उससे लगभग 5 सेंटीमीटर आपको दूर इस मिक्स खाद को देकर पानी चला दीजिए। जैसे ही हमारी फसल लगभग 20 से 22 दिनों की आसपास की होती है, तब हम चाहते हैं कि हमारी बैगन की खेती और भी ग्रोथ करे। तो उसके लिए आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि टॉनिक का स्प्रे करें, और बेस्ट रहेगा कि आप बायो PGR को ही स्प्रे करें। उसके लिए आप मल्टीफ्लेक्स का जीब्रास टॉनिक को स्प्रे करना चाहिए, वो भी 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, या फिर आप बायोबीटा लिक्विड को भी स्प्रे कर सकते हैं 300 ml प्रति एकड़ की दर से। यानी जब हमारी बैगन की खेती 20 से 25 दिन के आसपास की हो, तब हमको बायो PGR स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उसके लिए आप मल्टीफ्लेक्स का जीब्रास या फिर आपको बायोबीटा लिक्विड को किसी एक को स्प्रे कर देना है 300 ml प्रति एकड़ की दर से। आइए बात करते हैं चौथे और पांचवें पानी में, यानी जब आपकी फसल 30 से 35 दिन के आसपास की हो, तब आपको प्रति एकड़ की दर से 40 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम जिंक को मिक्स करके आपको पूरे खेत में जड़ों के पास देकर पानी चला देना है। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ का पहला स्प्रे, यानी कौन सा प्लांट ग्रोथ का पहला स्प्रे हमको करना चाहिए। आपको सबसे बेस्ट बता रहा हूं, जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो, तब आपको कृषि रसायन का पोषक सुपर को स्प्रे कर देना है, जिसमें साइटोकिनिन और अन्य तत्वों का एक कॉम्बिनेशन होता है। पोषक सुपर प्लांट ग्रोथ को आपको 1 एकड़ में 250 ml स्प्रे करना चाहिए 150 लीटर पानी में प्रति एकड़। अब बात करते हैं, कृपया ध्यान दीजिए, जब हमारी बैगन की फसल, बैगन की खेती 40 से 60 दिन के आसपास की होती है, यानी जब हमारे बैगन की क्रॉप 40 से 60 दिन की होती है, तब बैगन में तना छेदक कीटों का प्रकोप बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि बायर कंपनी की जो सोलेमोन इंसेक्टिसाइड आती है, उसको आपको 100 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में, सोलेमोन इंसेक्टिसाइड आती है जो बायर कंपनी की, उसको आपको 100 ml स्प्रे करना है 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से। जब आप छठवां पानी देंगे, यानी 55 दिनों के आसपास जब आप पानी देंगे, तो आपको यूरिया आपको 40 किलोग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त आपको फर्टिलाइजर्स मिक्स करके, जिसमें जिंक हो, बोरॉन हो, और इसके अलावा फास्फोरस और भी सूक्ष्म पोषक तत्व कॉम्बिनेशन युक्त आपको खाद। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारी 55 दिन की फसल हो बैगन की, तो हमको पानी चलाते समय हमको 40 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम आपको सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को देना है। जैसे ऑलविन इंडस्ट्री का पंचामृत आता है, इसमें भी सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। 5 किलोग्राम आपको मिक्स करके 40 किलोग्राम यूरिया के साथ मिक्स करके जड़ों के पास देना चाहिए। जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो, तब हमको एक स्प्रे करना चाहिए जो होता है धनुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड इंसेक्टिसाइड, जिसमें अमीनो एसिड, जेब्रेलिन, प्रोटीन, साइटोकिनिन का एक और कॉम्बिनेशन होता है। इसको हमको 250 ml स्प्रे करना चाहिए, वो भी जब हमारी फसल बैगन की 60 से 65 दिन की हो, जिससे हमारी प्लांट आसानी से ग्रोथ होगा, ग्रोथ अच्छी पकड़ेगा, काफ़ी हरा भरा रहेगा, यदि आप धनुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड स्प्रे करते हैं तो। याद रखना, 60 से 65 दिन प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए 250 ml प्रति एकड़ की दर से। जब हमारी बैगन की फसल 70 से 80 दिन की हो, तब हमको तना छेदक का बड़ी मात्रा में प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यानी जब हमारी क्रॉप बैगन की 70 से 80 दिन की होती है, तब हमको बड़ी मात्रा में तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए, अटैक देखने के लिए मिलता है। तो आप बायर कंपनी की अलांटो आती है, उसको आपको 200 ml स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। तो कृपया ध्यान दीजिए, यदि आपकी फसल बैगन की 50 से 80 दिन के बीच में हो, तो आपको इन सकिंग पेस्ट का भी अटैक देखने के लिए मिलता है, इन कीटों का भी अटैक देखने के लिए मिलता है, जैसे व्हाइट फ्लाई, एफिड जैसिड, माहू, हॉपर्स, तना छेदक, सुंडी, इल्ली और भी अन्य कीटों का अटैक देखने के लिए मिलता है। इन सब को
कंट्रोल करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए वैगन में। वो भी 1 एकड़ में आपको 80 ml स्प्रे करेंगे तो व्हाइट फ्लाई या फिर जैसिड माहू, तना छेदक, फल भेदक, इल्ली सुंडी को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड को आपको 80 ml स्प्रे करना चाहिए, वो भी 150 लीटर पानी में। इसके अलावा भी और भी समस्या आती है, उनमें से एक है माइट कंट्रोल। मकड़ी को, जैसे मकड़ी का भी अटैक देखने के लिए मिलता है। यदि आपकी फसलों में कभी कभी मकड़ी का अटैक यदि देखने के लिए मिलता है तो जैसे रेड माइट, येलो माइट्स, पिंक माइट और भी अन्य प्रजाति की जो माइट्स होती हैं उनका अटैक यदि आपके बैगन की फसल में है तो आप क्रिस्टल का एक एवासीन करके माइट नाशी आता है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। क्रिस्टल का एवासीन को आपको 150 ml स्प्रे करना चाहिए 150 लीटर पानी में। अब बात करते हैं हमारी वैगन की फसल में जब फ्लावर आते हैं, फ्रूटिंग कम आती हैं या फिर ड्रॉप होते हैं तो उनकी समस्या करने के लिए कौन सी हमको फ्लावरिंग टॉनिक को स्प्रे करना चाहिए, जिनसे न केवल फल फूलों की संख्या बढ़े बल्कि अच्छा उत्पादन भी देखने के लिए मिले। तो उसके लिए आप अमीनो एसिड विटामिन युक्त टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं, जिनसे फल फूल ड्रॉप यदि हो रहे हैं बल्कि कम आ रहे हैं तो भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं, बल्कि फल फूल बड़ी मात्रा में आएंगे तो आप कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की एक फेंटाक प्लस करके नाम से टॉनिक आती है, उसको आप फेंटाक प्लस टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं। वो भी आपको 150 ml स्प्रे करना है बैगन पर प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में। अब बात करते हैं यदि आपको फेंटाक प्लस टॉनिक को स्प्रे नहीं करना है तो आपको टाटा रैलिस की बहार टॉनिक आती है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी फ्लावरिंग स्टेज में आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको भी आप टाटा रैलिस की जो बहार टॉनिक आती है 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, अधिक फ्लावरिंग के लिए, अधिक फ्रूटिंग के लिए। अब बात करते हैं अधिक हाइट। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बैगन की अनचाही वृद्धि होगी, यानी सामान्य से अधिक, मतलब जो ज़रूरत से भी अधिक हाइट हो जाती है तो उसको कंट्रोल आप रेगुलेट कर सकते हैं। ज़रूरत से जब ज़्यादा अधिक हाइट हो जाती है तो उसी हाइट को कम करके फल फूलों में जो एनर्जी है वो डिवाइड कर देते हैं। तो फल फूलों में वृद्धि के लिए आप मैपिक्वाड क्लोराइड को स्प्रे कर सकते हैं, यानी घरडा कंपनी का जो चमत्कार आता है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर है मैपिक्वाड क्लोराइड इसमें आता है, वो भी आपको स्प्रे करना है बैगन पर प्रति एकड़ की दर से 250 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। या फिर आप लेहोसिन को भी स्प्रे कर सकते हैं, जो BSF कंपनी की लेहोसिन आती है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी 250 ml ही स्प्रे आपको करनी चाहिए। जो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर कर रहा हूँ प्रति एकड़ की दर से आपको मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी समस्या आती, सबसे अधिक समस्या आती है वो है फल भेदक की, यानी फली जो छेदक सुंडी होती हैं, इल्ली होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा पूरा मैं चार्ट बता रहा हूँ, पूरा बायोडेटा बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो न केवल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बल्कि अपने बैगन को आसानी से आप फल भेदक से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी फल भेदक कंट्रोल करने के लिए आपको मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, उनको स्प्रे करने से आप कंट्रोल कर सकते हैं फल भेदक को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आपको अटैक देखने के लिए मिले फल भेदक का तो आपको स्प्रे करना चाहिए सिजेंटा कंपनी की अलीका इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें थीमोथॉक्सोन और लेवेंडासाइलोथ्रीन का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है 60 ml 150 लीटर पानी में। इसको स्प्रे करने से न केवल आप इल्ली का कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि तना छेदक का, सकिंग पेस्ट को भी, आप व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चूसने वाले और चबाने वाले जो कीट होते हैं अलाइका इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करके आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं डाउ एग्रोसाइंस की जो डेलीगेट आती है, उसको भी आप 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। इसका जो डोज मैं कम ही बता रहा हूँ बैगन पर। डाउ एग्रोसाइंस की जो डेलीगेट आती है यह भी रस चूसने वाले कीटों को और इल्लियों को कंट्रोल करती है। डाउ एग्रोसाइंस डेलीगेट को आपको प्रति एकड़ की दर से 50 ml ही स्प्रे करना चाहिए, आपको पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा स्प्रे जो मैं बता रहा हूँ बायर कंपनी का लार्विन इंसेक्टिसाइड आता है, जिसमें थियोडी कार्ब होता है। इसको जी काफ़ी पॉपुलर दवाई है, इनको स्प्रे करने से आपका जो खर्च पैसा होगा
उनके बदले आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। सस्ती भी है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। बायर कंपनी का लार्बिन इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें थियोडिकार्ब होता है। इसको आपको 200 ग्राम स्प्रे करना चाहिए बैगन पर प्रति एकड़ की दर से, यानी लार्बिन को आपको 200 ग्राम स्प्रे करना चाहिए 150 से 200 लीटर पानी में। यह भी इल्ली सुंडी के साथ साथ लार्वा और अंडे को नियंत्रण करती है। इल्ली सुंडी लार्वा को कंट्रोल करती है बायर कंपनी की लार्बिन इंसेक्टिसाइड, यह सबसे बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं नंबर 4, टाटा की टाकुमी इंसेक्टिसाइड। वैगन की सभी प्रकार की इल्ली, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, तना छेदक हो, फल भेदक हो, लगभग सभी प्रकार की इल्लियों को नियंत्रण करने के लिए आप टाटा रैलीज की टाकुमी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसको आपको 80 ग्राम स्प्रे करना चाहिए 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से। बात कर लेते हैं नंबर 5, यूपीएल का एटाविरोन इंसेक्टिसाइड। यह भी बैगन के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसमें है क्लोरफ्लुआजुरोन, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है क्लोरफ्लुआजुरोन का, जिसमें एटाविरोन में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यह भी इल्लियों को कंट्रोल करता है और रस चूसने वाले कीटों को भी यह कंट्रोल करता है। लेकिन यूपीएल का जो एटाविरोन है यह इल्लियों को कंट्रोल तो करता ही करता है। इसको आपको 400 ml स्प्रे करना चाहिए, वो भी 1 एकड़ में। अब कृपया ध्यान दीजिए, जड़ों को काटने वाले कीट की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यदि हो सके तो जब आप प्लांटेशन करते हैं उसी समय फिप्रोनेल, जो बायर कंपनी का रीजेंट जीआर आता है, उसी में आपको डीएपी और पोटाश मिक्स करके जब आप खाद देते हैं उसी समय आप प्लांटेशन के समय जड़ों में खाद देंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। जब आप डीएपी और पोटाश देते हैं तो उसी में आप बायर कंपनी का रीजेंट जीआर आता है, उसको 3 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से आपको मिक्स करके जड़ों के पास देना है। यदि मान लीजिए आपने प्लांटेशन कर दिया, उस समय आप फिप्रोनेल को नहीं दे पाए हैं, बायर कंपनी का जो रीजेंट जीआर आता है उसमें फिप्रोनेल होता है। यदि नहीं है तो जो फिप्रोनेल आता है बायर कंपनी का रीजेंट एससी भी आ रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वह भी जो जड़ों को काटने वाले कीट होते हैं उनको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। यदि आप एससी को स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो बायर कंपनी का जो रीजेंट जीआर आता है उसी को आप किसी भी यूरिया में, मतलब यूरिया के किसी भी स्टेज में आप दे सकते हैं, जिससे न केवल दीमक की रोकथाम कर सकते हैं बल्कि काटने वाले, जड़ों को काटने वाले कीट होती हैं उनको भी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बायर कंपनी का रीजेंट आता है जीआर, इसको मिक्स करके आपको 1 एकड़ में 2 से 3 किलोग्राम मिक्स करके जड़ों के पास दें। दीमक के साथ साथ जो कीट होते हैं, जड़ों को काटने वाले कीट होते हैं, उनको भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन पेस्टिसाइड से आपको पता चल ही गया होगा कि फल भेदक को कंट्रोल करने के लिए हमने 5 से 6 दवाइयों के बारे में बताया, जिनको स्प्रे करके आप फल भेदक के साथ साथ रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, तना छेदक, फल भेदक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि जो फल भेदक होती हैं, जो इंसेक्ट कीट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड का समय समय पर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनको स्प्रे कब करना चाहिए। इनको स्प्रे हमको तभी करना है जब हमारे बैगन किसी भी स्टेज में चलेगा। यदि बैगन पर किसी भी कीटों को शिकायत, समस्या है तो वीडियो पर बताई गई जो पेस्टिसाइड है उनका स्प्रे आप कर सकती है, जिनको आप पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैं एक गारंटी से कह सकता हूं कि आपको 100% रिजल्ट मिल सकते हैं और मिलेंगे ही, क्योंकि हम लोग खुद इसका यूज करते हैं और हम खुद एक फार्मर हैं और आपको सही जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं, इसके अलावा हमारे बैगन में फंगस लगते हैं और उसके लिए सही फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया जाए तो केवल पैसे ही बर्बाद होते हैं। तो आइए बात करते हैं बैगन की खेती में लगने वाले फंगस। कुछ ऐसे फंगस बता रहा हूं और इसके अलावा भी बहुत सारे फंगस होते हैं, लेकिन जो मेन फंगस होते हैं जैसे फ्रूट्स रॉट्स, स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड ब्लाइट, इसके अलावा लीफ स्पॉट्स और लीफ कर्ल, इसके अलावा और भी फंगस होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम आपको बता रहे हैं जो इन सभी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बीएसएफ कंपनी का मेरीवन फंगिसाइड आता है, यह ऑल इन वन है, मतलब लगभग सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बीएसएफ कंपनी का मेरीवन फंगिसाइड आता है, इसको आपको 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, वो भी 150 लीटर पानी में। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की जो ब्लू कॉपर फंगिसाइड आती है, इसको भी आप स्प्रे करके काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं बैगन में लगने वाले फंगस। तो आपको याद रखना है, जो सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर फंगिसाइड आता है उसको आप 400 ग्राम स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। इसमें भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक कॉम्बिनेशन
होता है जो ब्लू कॉपर फंगीसाइड आती है। तो इन फंगीसाइड का स्प्रे करके न केवल आप फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि मार्केट में और भी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करके स्प्रे कर सकते हैं जिनसे आप आसानी से फंगस को कंट्रोल कर सकें। लेकिन किसान भाइयों, एक बात आपको याद रखनी है, आपको सावधानी रखनी है कि जब भी आपकी वैगन की फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो तब आपको कोई एंड वेंड कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है। पूरी जानकारी तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज में यदि ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप अमीनो एसिड और विटामिन युक्त यदि आप टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा भी और भी बात कर लेते हैं कि उन्नत टाइम यानी एक्यूरेट टाइम क्या है वैगन की खेती करने का, क्योंकि यदि इसके बारे में नहीं बताएंगे तो काफ़ी सारे कमेंट आएंगे। तो यह भी क्लियर मैं कर देता हूं कि बरसात के लिए वैसे तो आप 12 महीने वैगन की खेती कर सकते हैं, लेकिन बरसात के लिए आप जून जुलाई महीनों में वैगन की खेती कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए आप अक्टूबर नवंबर महीने में यदि वैगन की खेती करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो आई होप कि यह तो आप समझ ही गए होंगे किस महीने। वैसे तो बैगन की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, किसी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो आप बरसात के लिए जून जुलाई और गर्मियों के लिए जो गर्मी का मौसम होता है उसके लिए आप अक्टूबर और नवंबर महीने में बैगन की खेती कर सकते हैं। हर एक नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और क्या मेरे को बैगन की उन्नत खेती का पार्ट 2 बनाना चाहिए? यदि बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपका एक लाइक और एक कमेंट से हम नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। क्योंकि किसी की भी सलाह से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी, खुद का ही नॉलेज आपको लेना होगा। तो ज़रूरी नहीं है, तो द एडवांस का काम है कि आपको सही नॉलेज देना। अब मैटर करता है कि आपको कितना पसंद आता है। तो आई होप कि आज की वीडियो में हमने आपको फुल एक्सप्लेन किया कि बैगन की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी टाइम में कौन सी खाद को देना चाहिए। तो खादों में आप कोई भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको सही समय पर यदि आप बैगन की खेती पर सही खादों को मिक्स करके यूरिया के साथ तरह तरह की बदल कर खाद को आप देते रहेंगे तो न केवल आपकी जो फसल है अच्छी ग्रोइंग होगी बल्कि एक अच्छा उत्पादन भी देखने के लिए मिलेगा। जो बैगन की खेती होती है किसान दोस्तों, यह काफ़ी लंबी फसल मानी जाती है और इसका उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। जो संकर किस्म प्रजाति की वैरायटी होती हैं, जैसे हम लोग शुद्ध देसी भाषा में भट्टी बोलते हैं, लाल काली भूरी कई प्रकार की भट्टी आती हैं जो छोटी होती हैं। जो बैगन बड़ा वाला होता है वह बड़ा वाला मतलब बड़े साइज का होता है, लेकिन जो संकर किस्म की प्रजाति होती हैं भट्टी होती हैं उनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, तो आपके जो एरिया में, आपके स्टेट में, आपके राज्य में, आपके शहर में या फिर आपकी मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से आप हाइब्रिड बीजों का, हाइब्रिड जो सीड्स क्वालिटी होती हैं उनका ही सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके एरिया में इम्प्रूव हो, उन्नत हो और काफ़ी अच्छा उत्पादन हो। उन्हीं वैरायटी हाइब्रिड सीड्स का आपको यूज करना चाहिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल या सुझाव उठना लाजमी बात है, क्योंकि हमने इतनी सारी पेस्टिसाइड की जानकारी दी तो आप सोचेंगे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, इससे न केवल हमारा मतलब बेनिफिट कम होगा बल्कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। किसी भी चैनल हो या फिर किसी की व्यक्ति की सलाह के हिसाब से आपको काम नहीं करना है। आपकी अपनी फसल है, आपके अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से काम करना है, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो, अच्छा उत्पादन हो, बल्कि सही समय पर सही पेस्टिसाइड की भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और इसके अलावा आपको किसी के कहने पर कोई भी पेस्टिसाइड को स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको जो मैंने पेस्टिसाइड बताई, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर हूँ और मैं खुद बैगन की या फिर अन्य प्रकार की खेती, हरी सब्जियों की खेती, बागवानी की खेती, लगभग और भी प्रकार की खेती करता हूं। तो मैं खुद एक फार्मर हूं। मैं खुद फार्मर की फीलिंग जानता हूं कि किसान भाइयों को कौन सी टाइम कौन सी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो आई होप कि द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल है आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। और ज़रूरी नहीं कि जितनी भी मैंने पेस्टिसाइड की जानकारी दी है, बताई है, उन सभी को आपको बैगन पर स्प्रे करें तब आपकी बैगन की खेती हो सकती है, फिर उसके बाद नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि जो हमारी बैगन की खेती है
उस पर कितना ग्रोइंग हो रहा है, उसमें कितने रस चूसने वाले कीट, सकिंग पेस्ट कौन से, तना छेदक, फल भेदक कितनी मात्रा में है, उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर एक कंडीशन में किसी भी स्टेज में कोई सी भी दवाई स्प्रे करें, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मानना नहीं है और ये मानना आपका भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमको इन्वेस्ट तभी करना है जब हमारी फसल ग्रोइंग नहीं हो रही है या फिर रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो उनका कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी दवाइयों का किसी भी टाइम स्प्रे कर सकते हैं। रिजल्ट हालांकि अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो जितनी भी मैंने दवाई बताई उनको एक साथ आपको स्प्रे करना है, ऐसा मैटर नहीं करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।